हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। गाइस, आज हम बात करेंगे पाइथन के फीचर्स की। तो फीचर्स पे क्यों बात करेंगे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की है उसको शुरू करने से पहले हमें उसके फीचर्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। फीचर से मुराद है कि वो लैंग्वेज कितनी इजी है, आसान है, उसकी पोर्टेबिलिटी कैसी है, वो पायदार भी है या नहीं है। जब मैं वो उसके प्रोग्राम बना लूँगा तो हो सकता है कि डिफरेंट मशीनों पे मुझे चलानी चाहिए, वो चल जाएगी या नहीं चलेगी, वो आसान है या मुश्किल है ह्यूमन के समझने के लिए। तो ये सारे इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो फीचर से पहले हम एक चीज़ मैं आपको बताऊं बहुत ज़रूरी है, जो कि पाइथन, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल पाइथन है। तो इसको बनाने वाले ने वैन जो जिसका नाम नाम था गुइडो वैन डॉटसन, ठीक है। तो इसने इसको क्रिएट करने से पहले क्या किया कि इसने, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस का मुताला किया हुआ था, तो इसने क्या किया कि इस लैंग्वेज को बनाने से पहले इसने सारी लैंग्वेजेस के डिफरेंट फीचर्स एक ही लैंग्वेज के अंदर डाले, ताकि ये लोग इस पे काम करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल हो। और उसी वजह से शायद ये ज़्यादा मकबूल भी है। यानी कि इससे पहले जो लैंग्वेजेस आ चुकी थी दुनिया में, वो पास्कल थी, सी लैंग्वेज थी, जावा थी, पर्ल थी, सी शार्प थी, और शेल स्क्रिप्टिंग थी, और उसके बाद मोड्यूला 3 थी एक लैंग्वेज। तो इसने क्या किया कि इन सारी लैंग्वेजेस के जो फीचर थे वो पकड़े, इस एक लैंग्वेज में डाले और लैंग्वेज बना दी। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग थी वो सी लैंग्वेज के अंदर थी, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज से इसने फंक्शनल, या पास्कल से बात करें प्रोसीजरल लैंग्वेज थी पास्कल, तो इसने वो वाला कॉन्सेप्ट उधर से उठाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर थे इसने सी प्लस प्लस से उठाए, ठीक है, वो इसमें शामिल किए। फिर इसने स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज हैं, जिसको पर्ल और शेल स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, तो स्क्रिप्टिंग का जो फीचर है इसने वहाँ से उठाया। और फिर मॉड्यूला थ्री जो लैंग्वेज थी, तो मॉड्यूलर की जो अप्रोच थी इस लैंग्वेज के अंदर जो इसने इस्तेमाल की, इसने मॉड्यूला 3 लैंग्वेज से उठाई। तो 4 डिफरेंट फीचर इसने, जो कि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज के अंदर है। लाइक मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूँ तो वो जावा में है, सी प्लस प्लस में है, सी शार्प में है, जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेज हैं सबके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट हैं। तो इसने वो वहाँ से उठाए, और उठाने के बाद इसने इस लैंग्वेज के अंदर सारे के सारे इम्बेड कर दिए। तो ये फीचर से पहले मैं चाह रहा था कि ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको बता दूं, जो कि इसकी पावर की बात के अंदर आती है कि ये कितनी पावरफुल लैंग्वेज है कि सारी लैंग्वेजेस के फीचर इस एक लैंग्वेज के अंदर हैं। चले आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और एक एक करके बड़ी डिटेल के अंदर इसके फीचर्स पढ़ते हैं। वो फीचर्स बताएंगे कि पाइथन कितनी पावरफुल लैंग्वेज है, पाइथन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो उसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, कुछ उसकी आप ये कह लें कि एडवांटेजेस हैं। तो हम फीचर्स की तरफ चलते हैं और वो पढ़ते हैं। तो आए चलते हैं फीचर्स पढ़ने के लिए। ले जी, आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं हम, ताकि उसमें सारा अपना लिखते जाएं। सॉरी। अच्छा, अगर फीचर्स की बात करें पाइथन लैंग्वेज की, तो उसमें सबसे पहला जो फीचर है, एक सेकेंड, इसकी मैं लेआउट सेट कर लूँ, पेज लेआउट, मार्जिन इसको नैरो कर लेते हैं ताकि हमें ये सारा नज़र आ जाए, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। अच्छा, उसमें सबसे पहला फीचर है जी सिंपल एंड इजी टू लर्न। सिंपल एंड इजी टू लर्न। अब इससे मुराद क्या है? सिंपल से मुराद तो ये है कि जैसे हम अगर पाइथन को पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे हम प्लेन इंग्लिश जो है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि या लिख रहे हैं तो तब भी ऐसे लगे कि वो हम प्लेन जो इंग्लिश है उसको लिख रहे हैं। यानी कि अगर मैं मशीन लैंग्वेज की बात करूं तो वो होती है 01001001, फिर इस तरह से 11010, फिर हम इस तरह से करें तो ये लाइक लिखी हुई है, ये हमें समझ नहीं आ सकती कि ये क्या है। इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। या इसको हम कह सकते हैं कि करंट ऑन है या ऑफ है, और ऑफ, ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म ये होती है। तो ये हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ।
तो लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि कहीं ये लिखा हुआ है कि प्रिंट करो एक्स को या प्रिंट करो यूसुफ, तो ये हमें समझ आ रही है कि थोड़ा बहुत के क्या लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, उसकी यही वजह है। और दूसरा ये है कि लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड हैं वो इसके 30 कीवर्ड हैं, यानी कि पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं 30। और अगर जावा की बात करें तो जावा के जो कीवर्ड्स हैं वो अबाउट 53 हैं, ठीक है। 30 तो नहीं, अब 3.0 के बाद ये 33 हो गए हैं, ठीक है। 53 हैं। इसी तरह बाकी लैंग्वेजेस के भी तो कीवर्ड्स भी हमें थोड़ा सा बताते हैं कि ये जो है ना सिंपल है या इजी टू लर्न है। और इसकी तीसरी जो अगर मैं देखें, हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं, प्रैक्टिकली देखें तो इसके हम प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज़ मैं अगर जावा का प्रोग्राम लिखूं, मैं कहूं कि जावा का प्रोग्राम लिखें तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास फर्स्ट, इसको स्टार्ट किया, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, फिर स्ट्रिंग args को अरे बनाया, फिर हम कहते हैं इसका स्टार्ट और एंड ब्लॉक, और फिर मैं कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे हम दोबारा लिख रहे हैं, ये नहीं लिखना। int, इसको int x इक्वल टू 10, फिर int y इज इक्वल टू 20, और फिर इसको मैं कहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। ये एक हो गया मेरा प्रोग्राम जो कि जावा का है। इसके बाद हम इसके साथ सी का भी प्रोग्राम लिख लेते हैं अगले टैब के अंदर। आई होप ये सबको नज़र आ रहा है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें सी का प्रोग्राम नंबर इंक्लूड stdio.h, ये इसकी हेडर फाइल हो गई। फिर मैं कहता हूँ कि वर्ड मेन, और इसके साथ मैंने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम इसका ब्लॉक, और यहाँ पे मैंने कहा int x इक्वल टू 10, फिर int y इज इक्वल टू 20, फिर मैंने कहा जी प्रिंट f, और इसका दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और कॉमा x प्लस वाई, ठीक है जी। ये दो प्रोग्राम हो गए मेरे सी का और जावा का। और तीसरा हम आते हैं पाइथन में। पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड प्रिंट x प्लस वाई। अब ये देखिए, इसमें 3 लाइनें हैं। इसकी अगर बात करें तो ये अबाउट 6 लाइन्स पे कोड है, इसकी बात करें तो ये अबाउट 7 लाइन्स पे कोड है। तो यहीं से देख के हमें पहला तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये इजी है, सिंपल भी है और इजी भी है। ये सिंपल है बिल्कुल और इजी भी है, और हमें टाइम भी कम लग रहा है कि यहाँ पे हमने 3, अब इनकी आउटपुट सेम है तीनों की, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तीनों की आउटपुट सेम है लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है, उसका सिंटैक्स डिफरेंट है, उसके आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स वो लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो इस वजह से पाइथन सिंपल और इजी है। लाइक इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ऑनलाइन देख लेते हैं, कोई जो है कंपाइलर अवेलेबल होते हैं काफ़ी। अच्छा जी, इधर लिखते हैं हम ऑनलाइन जावा कंपाइलर, ठीक है।
तो ये जो है पहला मेरे पास programmers.com पे है, इसको क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सबको पहले करता हूँ डिलीट, फिर अपने जो मेरा नोटपैड है वहाँ से जावा का कोड कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे आके Ctrl+V, उसको पेस्ट कर दिया और इसको किया रन। तो अब जब रन कर रहे हैं तो इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। ये ऑनलाइन है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, देखें इसकी आउटपुट आई 30। ठीक है, अब इसके साथ हम दूसरा भी अपना कंपाइलर खोल लेते हैं। जावा का हमने देख लिया, अब सी कंपाइलर देख लेते हैं। सी कंपाइलर ये भी उसी साइट का आ रहा है, सी ऑनलाइन कंपाइलर, इस पर क्लिक करें, ये आपके पास आ गया थी। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम वो लेके आते हैं, सी वाला, first.c Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। ठीक है जी, इसको रन करते हैं तो ये भी आ गया 30। ठीक है, अब तीसरा जो था वो हमारा कंपाइलर है, हम कहते हैं पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, ये भी उसी पहुँचते हैं वहीं पे। हमने पाइथन इंस्टॉल की हुई है तो वहाँ पे भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, पहले हम इधर देख लें। तो यहाँ पे आए, ये कंपाइलर पे आ गए, यहाँ पे Ctrl+V किया और इसको रन कर दिया, ये भी मेरे पास आ गया 30। तो तीनों की जो आउटपुट है वो 30 है। ठीक है, 30 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें इसको तो ये बिल्कुल इजी है, मतलब इसके अंदर हम 3 लाइनों के अंदर हमारा सारा जो है वो आउटपुट आ गई, और इसके अंदर 6 लाइनें हैं सी के अंदर, फिर आउटपुट आई, फिर जावा के अंदर हमारी 7 लाइन्स का कोड है और इधर भी काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है हमने, फिर जाके मेरी आउटपुट आई। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया क्या कहते हैं, तीनों हमने देख लिए, उनकी एग्जांपल भी देख ली। अब चलते हैं अगले फीचर की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये हमने कह दिया इसको कि ये फीचर इसका है सिंपल एंड इजी टू लर्न। ठीक है, इसको बोल्ड कर लें ताकि हमें पता हो कि ये हमने इसका बनाया है। फिर नंबर 2 पे हम देखते हैं तो वो है जी फ्रीवेयर है। ठीक है, जावा पाइथन इज़ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। ठीक है, अब इन दोनों से मुराद क्या है कि फ्रीवेयर से मुराद क्या है और ओपन सोर्स से मुराद क्या है। नंबर 1 फ्रीवेयर, फ्रीवेयर से मुराद है कि जैसे हम बात करें विंडोज़ की, विंडोज़ है तो विंडोज़ जो है ये आप हमें पे करना पड़ता है, ये ओपन सोर्स नहीं है, नॉट ओपन सोर्स, ये नहीं है, आपको पे करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को आपको पे करना पड़ता है। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी, क्या कहते हैं, MS ऑफिस है, एक और एग्जांपल है इसकी, MS ऑफिस है, उसके लिए भी हमें पे करना पड़ता है। उसके बाद ओरेकल है, ओरेकल को आपने एंटरप्राइज लेवल पे यूज़ करना है, पे करना पड़ता है। C# के प्रोग्राम आपने चलाने हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। तो उस हवाले से इसको ये हम देखें तो ये हमारी क्या कहते हैं, ये ओपन सोर्स ये वाली टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, लेकिन पाइथन हमारी ओपन सोर्स है। पाइथन इज़ ओपन सोर्स, और सॉरी फ्रीवेयर, इसको ओपन सोर्स नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे नॉट फ्रीवेयर। ओपन सोर्स डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ, फ्रीवेयर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट को हमें पे करना पड़ता है। तो इसी तरह जो पाइथन है ये फ्रीवेयर है, यानी कि आप इसका जैसे मर्ज़ी प्रोग्राम लिखें, जैसे मर्ज़ी उसको जहाँ पे मर्ज़ी यूज़ करें, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई अलहदा से पैसे नहीं देने पड़ते। यानी कि जैसे मैं बात करूँ ओपन सोर्स फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं। जैसे विंडोज़ के अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट देखूं तो वो पेंट ब्रश आ जाता है, पेंट ब्रश के अंदर आप जो मर्ज़ी काम करें, वो विंडोज़ ने आपको फ्री दिया हुआ फ्रीवेयर, आप उसको यूज़ करें, उसके अंदर काम करें। ठीक है, इसी तरह नोटपैड एप्लीकेशन है। ठीक है,
इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो अगर मैं बात करूं तो वो है जी हमारा नोट पैड है, या मैं बात करूं कि पेंट ब्रश है। ठीक है, तो ये हम इनको कह सकते हैं कि ये फ्री वेयर्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो बात होगी फ्री वेयर्स की। अब ओपन सोर्स से क्या मुराद है? ओपन सोर्स से मुराद ये है कि जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, उसकी अब बात कर लेते हैं। विंडोज़ है तो विंडोज़ की अगर कोई चेंजेस अगर किसी ने करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि विंडोज़ के अंदर अगर किसी ने चेंजेस करनी है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन लिनक्स के अंदर अगर किसी ने चेंज करनी है तो वो पॉसिबल है। यानी कि लिनक्स के मैं फ्लेवर्स की बात करूं, इसको यूबंटू भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सूजी लिनक्स भी है। ठीक है, उसके बाद रेड हैट है। ठीक है, तो ये वाले ओपन सोर्स हैं। इसी तरह पाइथन भी ओपन सोर्स है। ठीक है, पाइथन भी ओपन सोर्स है। पाइथन ओपन सोर्स कैसे है कि पाइथन के वो भी लोग आप अपनी मर्ज़ी से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कमांड की बात करूं तो अभी ये कमांड है जिसको हम कहते हैं प्रिंट के अंदर लिखता हूं मैं यूसुफ, और वो प्रिंट कर देती है। ठीक है, मैं इसको अपनी जो पाइथन बनाऊं मैं उसको कह दूं कि जी यूसुफ पाइथन। ठीक है, उसका नाम मैं ये दे दूं, और इसके अंदर मेरी जो कमांड हो प्रिंट की बजाय मैं लिख दूं आउट। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूं, यानी कि मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। हाँ, मैं इस लैंग्वेज को मॉडिफाई करके अपना फ्लेवर दे सकता हूं। तो ये आगे हम जाके पाइथन के डिफरेंट फ्लेवर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कि ये फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर से मुराद है कि इसको आपको यूज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, लेकिन जो बाकी है क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस है, ओरेकल है, C# है, या माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है, तो वो सारे के सारे ओपन सोर्स और फ्रीवेयर नहीं है। उनके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन पाइथन बिल्कुल फ्रीवेयर है, आप पाइथन जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, जैसे नोट पैड है या पेंट ब्रश है, तो ये इस तरह से फ्री है। उसके बाद ओपन सोर्स की बात करें तो ओपन सोर्स से मुराद ये है कि आप पाइथन को ही चेंज कर सकते हैं। पाइथन के अंदर डिफरेंट चेंजेस आप ला सकते हैं। ठीक है, लाइक पाइथन का प्रिंट जो फंक्शन है वो प्रिंट करता है, तो आप अपनी पाइथन बनाएं, उसका जो मर्ज़ी नाम रखें और उसके अंदर आप उसको चेंज कर लें। तो पाइथन ये इस हवाले से बहुत मजबूत लैंग्वेज है कि इसके अंदर सारी की सारी आप मॉडिफिकेशन करके अपना वर्जन बना सकते हैं। अच्छा जी, 2 फीचर हो गए। अब तीसरे फीचर की अगर हम बात करें तो तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। ये ऑलमोस्ट हमने आपने अगर जो लोग फेमिलियर हैं उन्होंने काफ़ी लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज हैं, लो लेवल लैंग्वेज हैं, मिडल लेवल लैंग्वेज हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको हाई लेवल क्यों बोलते हैं? जैसा बिल्कुल मैंने ये ऊपर बताया कि 0101 ये जो है ये मशीन लैंग्वेज है, इसको लो लेवल बोलते हैं, यानी कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, बिल्कुल मशीन इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो बाकी जो प्लेन इंग्लिश की तरह की होती हैं इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि उसमें आप ये कह लें कि प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। आपको मेमोरी का, रैम का, वो सारी सिक्योरिटी जो होती है कि आप मेमोरी या रैम के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है, कैसे वहाँ से बाहर आता है, तो ये इन सारी चीज़ों के नॉलेज के बगैर आप इसकी जो कमांड्स हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन है, लिख लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन इंग्लिश की तरह की होती है। उसके बाद अगला जो है फीचर वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि जैसे मैं कहूँ बात कि मैंने पाइथन में प्रोग्राम लिखा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि मतलब आप एक दफ़ा प्रोग्राम लिखें और उसको फिर जिस मर्ज़ी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं।
आप उसे विंडोज़ पे चलाएं, आप उसे लिनक्स पे चलाएं, आप उसे सूजी लिनक्स पे चलाएं, आप उसे यूनिक्स पे चलाएं, आप उसे यानी कि मैक पे चलाएं, जिस मर्ज़ी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं वो चल जाएगा, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिल्कुल जावा की तरह। यानी कि जावा में भी आप जो प्रोग्राम लिखें वो आप कहीं पे भी चला सकते हैं। लेकिन सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस हो गई, या बाकी जो लैंग्वेजेस हैं इनके आप प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपको अलहदा से वो क्या कहते हैं कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, उसके ज़रिए पहले आप उसको चेंज करते हैं, कंपाइल करते हैं, और फिर दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको आप चला सकते हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एक दफ़ा जो प्रोग्राम लिखा उसको आप कहीं पे भी चला सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वोरा। वोरा मीन राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का। यानी कि आप एक जगह पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे, लाइक पीएचपी है, पीएचपी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, आप उसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चला सकते। उसके लिए आपको अलहदा उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके पहले प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे, और फिर वो आपको। अच्छा जी, तो आगे आ जाता है अगला जो फीचर है वो है जी पोर्टेबिलिटी। ये मिलता जुलता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से, लेकिन ये है डिफरेंट। पोर्टेबिलिटी, अब पोर्टेबिलिटी से मुराद क्या? लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरे पास जनाब जैज़ का नंबर है, ठीक है, और उसको मैं जनाब कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ दूसरे नेटवर्क पे, जैज़ से मैंने लेके जाना है, क्या कहते हैं से जोंग पे लेके जाना है। तो पहले ये होता था कि आपको नया वो नंबर लेना पड़ता था दूसरी कंपनी का, जो भी कंपनी है। लेकिन अब ये होता है कि बगैर नंबर को चेंज किए आप जैसे जोंग पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है, कि नंबर आपका पोर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से पाइथन की बात करें तो पाइथन का अगर प्रोग्राम जो है वो इज़ रनिंग ऑन विंडोज़, तो ये विंडोज़ पे अगर रन कर रहा है तो आप उसको चाह रहे हैं कि आपका चेंज हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जो बात करते हैं, जहाँ पे आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, लाइक वो अब हम कहते हैं कि वो लिनक्स पे हो गया है, तो बगैर किसी चेंज किए आप उसको लिनक्स पे मूव कर सकते हैं, लिनक्स पे मूव कर सकते हैं, आप मैक पे मूव कर सकते हैं, आपको यानी कि कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। यानी कि इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की, तो इसका मतलब ये है कि आप एक दफ़ा लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, और फिर उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि आपका इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, अभी आपने ऐसा नहीं है कि नया नया लिखा है और चलाना है, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। उस चलते हुए में आपको पता चलता है कि यार मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या पूरा एनवायरनमेंट चेंज करना है, तो आप चेंज करें, और वही प्रोग्राम आपका जो उधर चल रहा था वो इधर भी चल रहा होगा। यानी कि नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं तो आपको उसके जो प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो भी दोबारा से डिफरेंट उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इस सूरत में अगर आपका पाइथन का कोई कोड है और वो प्रोग्राम उधर चल रहा है दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो इधर भी चलता जाएगा, ठीक हो गया। तो पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस में समझ आ गई कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अगला जो फीचर है वो है डायनामिकली टाइप्ड, ठीक है। अब इससे मुराद क्या है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज से मुराद क्या है? जावा जो है इसको कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। अब ये स्ट्रांगली टाइप से मुराद क्या है, स्ट्रांगली और डायनामिकली टाइप्ड से लैंग्वेज से मुराद क्या है?
तो इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ उधर ही अपने प्रोग्राम की तरफ, ताकि आसानी से ये आपको समझ आ जाए। तो मैं चलता हूँ इधर ही। यहाँ पे अगर देखें तो जावा के अंदर देखें तो ये लिखा हुआ है int x = 10। इसको थोड़ा सा समझें। int x = 10, 10 से मुराद है एक वैल्यू है जो कि डेसिमल टाइप की, नंबर टाइप की या इंटीजर टाइप की है। उसको मैंने स्टोर करना है x के अंदर, ठीक है। और x को पहले मैंने डिक्लेयर किया है int, यानी कि मैंने बताया है कि x एक इंटीजर टाइप का मेरा आइडेंटिफायर है, मेरा वेरिएबल है, और उसके अंदर फिर मैं 10 स्टोर करवाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इसके अंदर सपोज a स्टोर करवाऊँ, मैं कहूँ कि जी a स्टोर कर दो, तो ये मुझे एरर दे देगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ और सॉरी, ये ए स्टोर कर देगा। उसकी वजह यह है कि वो ASCII कोड के हिसाब से इसमें स्टोर करता है। मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ए स्टोर करे, ठीक है। अब ए जब स्टोर करेगा तो इंटीजर के अंदर, ये देखें उसने मुझे एरर दे दिया। उसने कहा स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, कि स्ट्रिंग जो है वो इंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है पहले मुझे बताना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल है और उसकी टाइप क्या है, ठीक है, और फिर हम उसके अंदर स्टोर करते हैं। या इन अदर वर्ड्स, इसका मुराद है कि कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर इस्तेमाल करने से पहले मुझे उसकी टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है। सी के अंदर भी यही होता है, हम पहले उसकी टाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके अंदर वेरिएबल को स्टोर करते हैं। जबकि पाइथन के अंदर ये होता है कि आपको टाइप बताना ही नहीं पड़ती, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और आगे वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। जब आप वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उस वक्त डायनामिकली अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू आपका जो इसका जो इंटरप्रेटर है, जो पीवीएम है, वो इसकी टाइप को डिटरमिन करता है और फिर स्टोर कर देता है। यानी कि मैं अगर इसकी देखूं कि टाइप में देखना चाह रहा हूं तो मैं कहता हूं प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ एक्स देखते हैं, इसको रन करते हैं तो ये देखें टाइप इसकी क्लास आ गई int। तो इसको ये बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है। तो ये डायनामिकली उसको कर रहा है, टाइप को डिफाइन कर रहा है। जबकि यहाँ पे आप स्ट्रांगली टाइप करते हैं, पहले आप उसे बताते हैं कि आपका जो आइडेंटिफायर है, आपका वेरिएबल किस टाइप का है, तो उसके मुताबिक फिर वो उसको रन कर देता है। आपको पहले बताना पड़ता है कि जी वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है जी। तो ये फीचर आ गया डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला हमारा जो है फीचर है वो है जी प्रोसीजर एंड ओरिएंटेड लैंग्वेज, के प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जावा की, तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसी तरह C++ है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो ये जब बात करें, उसके बाद अगर मैं बात करूं C लैंग्वेज की, C जो है इसको हम कहते हैं कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। या मैं बात करूं पास्कल की, ये भी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे स्टार्ट में हमने बात की थी प्रोसीजरल, ठीक है। जैसे स्टार्ट में बात की थी कि पाइथन बनाने से पहले जो इसके क्रिएटर थे, उन्होंने सारी लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद फिर उसने क्या किया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के फीचर्स सारे इकट्ठे किए और पाइथन के अंदर डाल दिए। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि ये इसके अंदर प्रोसीजरल लैंग्वेज के भी काम हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी काम हो सकते हैं। इसी को अगर हम कोड से देखें तो कोड पे आएँ तो इसमें अगर जावा में मैं देखूं तो सबसे पहले बनी हुई है क्लास, ठीक है। क्लास बनी है, उसके अंदर फिर मैंने मेथड बनाया है, तो इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर उसे आगे मैं यूज़ करूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जबकि अगर मैं पाइथन की बात करूं तो यहाँ पे तो कोई मैंने क्लास नहीं बनाई, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने सीधा डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया।
तो इसको बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं, आप इसमें क्लास डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, उस पर मेथड बना सकते हैं। तो आगे जाके हम जब सीखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फ़िलहाल ये प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद ये सी को देखें, ये भी प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट है। इसमें हम यहाँ से कोड लिखना शुरू करें, एंड तक लिखते जाएं। सिर्फ ये वर्ड मेन का मतलब ये होता है कि इसने स्टार्ट करना, उसको एग्जीक्यूट करना यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए क्लास और उस पर ऑब्जेक्ट्स बनना वो ज़रूरी होते हैं। तो C++ होती तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये क्योंकि सी का कंपाइलर है तो इस वजह से ये प्रोसीजरल लैंग्वेज ही है। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया जी हमारा, ये प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों वाली जो फंक्शनैलिटी है, दोनों फीचर्स इस लैंग्वेज के अंदर हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे एक डॉक्यूमेंट में बड़े अच्छे तरीके से मैंने लिखे भी हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको मैं जो है उसका जो लिंक है वो दे दूँगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लेके तो डॉक्यूमेंट वो पढ़ भी सकते हैं। उसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी ही डिटेल के अंदर लिखी भी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल सिंपल थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें बिल्कुल सारी डिटेल से लिखी हुई हैं। अच्छा, 8 जो फीचर, इसका 8th फीचर है वो है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड। ठीक है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड से मुराद क्या होती है? दो कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल या इंटरप्रेट करने के लिए। एक वो हम बोलते हैं कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस, और दूसरी होती हैं हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस, बेस्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, ये दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हैं उनकी अगर मैं बात करूं वो है C++, जावा एक्सेट्रा। ज़्यादा लैंग्वेज जो ज़्यादातर हैं वो कंपाइलर बेस्ड ही होती है। तो ये अगर बात करें तो ये है जी पाइथन हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोग्राम जो कंपाइल होता है वो उसको हम कहते हैं एज अ होल। ठीक है, अब एज अ होल से क्या मुराद है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती हैं इसके अंदर जो प्रोग्राम कंपाइल होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, अब इन दोनों से मुराद क्या है? कंपाइलर से एज अ होल क्यों होता है और इंटरप्रेटर बेस्ड से लाइन बाय लाइन से मुराद क्या होती है कि अगर मैं आके अपने कोड में देखूं यहाँ पे, तो सपोज ये क्या करता है कि पहली लाइन देखेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगली लाइन पढ़ेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पे एरर होगा वहाँ पे आपको बता देगा कि जी यहाँ पे एरर है, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सपोज़ मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, अब x1 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये देखें ये पहले इसने 30 मुझे प्रिंट कर दिया, यानी कि यहाँ तक इसने चला दिया उसको, और उसके बाद ये कहता है कि ये एरर है जी x1 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इससे मुराद है कि जहाँ पे एरर है मुझे वहाँ से ये स्टॉप कर देगा, उससे पहले वाला प्रोग्राम सारा चला देगा। तो ये क्या कर रहा है कि लाइन बाय लाइन इसको पढ़ रहा है और पढ़ने के साथ साथ ये उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है। जबकि अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा में ये होता है कि ये जहाँ पे एरर है मुझे वहीं पे बाहर निकाल देगा। सपोज़ ये मैंने कहा जी जहाँ पे एरर है ये क्या करेगा, वो आपको पहले, क्योंकि इसने प्रोग्राम सारा कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद ये मुझे बता देगा कि जहाँ जहाँ पे एरर है, अगर 3 एरर है पूरे प्रोग्राम वो तीनों बता देगा, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एरर डाल दिया, मैंने y1 लिख दिया, अब यहाँ तक तो कोड मेरा सही है, तो अगर इंटरप्रेटर होता तो वो यहाँ तक चला देता। तो कंपाइलर है उसने एज अ होल इस पूरे प्रोग्राम को लेना है, कंपाइल करना है, उस कंपाइलेशन के दौरान जहाँ जहाँ पे एरर होगा वो मुझे यहाँ पे एरर दिखा दे। लाइक इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये चल रहा है, ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे ये बता देगा सारा कुछ। ये देखिए इसने कोई आउटपुट नहीं दी मुझे, इसने ये बता दिया कि यहाँ पे जो है वो वेरिएबल जो है वो मुझे y1 जो है वो नहीं है, मतलब नहीं उसको समझ आ रहा है।
तो यही वजह है कि ये कंपाइलर बेस्ड है जावा लैंग्वेज, और जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर बेस्ड है। जहाँ जहाँ पे कोड सही होगा वो उसको चलाता जाएगा, जहाँ पे सही नहीं होगा वो उससे आपको बाहर निकाल देगा। ठीक हो गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इंटरप्रेटर बेस्ड क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे सिंटैक्स का एरर है वो आपको बाहर निकाल देगा। तो जो नंबर 9 पे है हमारा वो है जी एक्सटेंसिबल। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है ये। बहुत शायद किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये फीचर नहीं है। एक्सटेंसिबल से मुराद क्या है? देखें, अब दुनिया काम कर रही है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर और लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, लोग कर भी चुके हैं। अब लाइक मैंने एक जनाब जावा में प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो कोई हज़ारों लाइन पे डिपेंड करता है या लाखों लाइंस लिखी हुई हैं। तो मैं अब क्या उसे पाइथन में लिखना शुरू कर दूं? नहीं, पाइथन ने यहाँ पे एक फ़ीचर दिया है कि पाइथन कहता है कि मैं एक्सटेंसिबल हूँ। इससे मुराद ये है कि आप ये करें कि आपका वो जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है वो पाइथन के अंदर यूज़ कर लें। समझ आई? यानी कि आप पाइथन के अंदर अपने प्रोग्राम को यूज़ करें। यानी कि अगर 1 लाख लाइन का कोड है, ठीक है, कोड है जावा का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन जावा इन पाइथन। ठीक है, आप पाइथन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसको कहा जा सकता है कि पाइथन को उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी है कि आप इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस की एक्सटेंशन इंस्टॉल करके और आप इसमें वो उसका कोड रन कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर शायद ये नहीं हो सकता। यानी कि इसका एक और भी है, इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ पे आपको लगे कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए, यानी कि जैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेजेस होती हैं ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज से थोड़ी स्लो होती हैं। अब क्यों स्लो होती हैं? क्योंकि कंपाइलर बेस्ड जो होती हैं वो पूरा प्रोग्राम कंपाइल पहले हो जाता है और बाद में सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इसमें क्या हो रहा होता है कि लाइन बाय लाइन कोड कंपाइल भी होता है और एग्जीक्यूट भी होता है। तो इस डबल फीचर की वजह से कि कंपाइल होना और फिर एग्जीक्यूट होना, उसकी वजह से इसके प्रोग्राम थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो जहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्लोनेस फील हो, वहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपना सी या C++ में, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस लैंग्वेज की, तो आप इसके अंदर अपना कोड लिखते हैं और जाके आप पाइथन के अंदर उसको चला लेते हैं। तो ये किसका बहुत बड़ा फीचर है। और अगले नंबर 10 पे इसका फीचर है जी एम्बेडेड। एम्बेडेड से मुराद क्या है कि उलट है, एक्सटेंसिबल का उलट है। जैसे आप हमने कहा कि जी मेरा काफ़ी लाइंस का कोड है और वो लिखा हुआ है जावा में, मैंने उसे यूज़ करना है पाइथन के अंदर, तो ये उसके उलट फीचर है कि पाइथन का कोई भी कोड जो है ना आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर चला सकते हैं। ठीक है, मतलब आप पाइथन के प्रोग्राम कहीं पे भी एम्बेड कर सकते हैं। इससे मुराद यही है कि यानी कि आप ये कहें कि जी पाइथन का कोड है मेरा, वो 100 लाइन का लिखा हुआ है और मैं वो जावा में चलाना चाह रहा हूँ 100 लाइन्स पाइथन कोड। ठीक है, पाइथन कोड कैन बी रन इन जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये आप उधर भी चला सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद लास्ट फीचर है जी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। तो पाइथन बहुत रिच है लाइब्रेरीज़ के अंदर। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, लोग बना रहे हैं, उसको ला कर रख रहे हैं। ये आप जो लाइब्रेरीज़ हैं आपको सारी इसके साथ मिल भी जाती हैं, आप इंस्टॉल करते हैं और उसके फीचर्स आप यूज़ करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। और भी इसके अलावा फ़ीचर्स हैं वो जैसे जैसे आगे बाकी छोटे छोटे हैं। ये मेन फीचर्स जो थे ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब हम कुछ इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं पाइथन के अंदर, उसको हम बोलते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि लिमिटेशंस इन लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। ठीक है, अब इसकी सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? इसकी परफॉर्मेंस पुअर है।
जैसा कि मैंने कहा कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसकी वजह इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस है वो पुअर इन परफॉर्मेंस। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है। अब इसको अचीव ऐसे किया जा सकता है कि जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो फिर हम कोड करते हैं, सी के अंदर लिखते हैं और इसके अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दूसरा इसका जो है वो ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज कह लें, वो कह लें कि ये नॉट यूजिंग फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। अभी अगर मैं बात करूं मोबाइल एप्लीकेशंस, अच्छा अभी एक केवी एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर यूज़ तो हो रही हैं, यानी कि उसको यूज़ किया जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। मतलब अभी दुनिया ने उसको उतना यूज़ नहीं किया या वो इतनी मोबाइल फ्रेंडली है भी नहीं। तो अभी एज ऑफ नाउ मैं अगर बात करूं तो इतनी ज़्यादा पाइथन जो है मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर, मोबाइल सॉफ्टवेयर जो बनते हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। आगे हो सकता है इसके अंदर कुछ फीचर्स आ जाएं कि हम मोबाइल में भी इसका काम कर सकें। तो जनाब ये दो हैं इसकी लिमिटेशंस, एक तो परफॉर्मेंस में पुअर है और एक यूजिंग जो है मोबाइल एप्लीकेशंस उसमें ये यूज़ नहीं हो रही, ऑलमोस्ट नहीं हो रही, इसको यही कहा जा सकता है। तो यहाँ तक इतना ही जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के डिफरेंट फ्लेवर्स कौन कौन से हैं, पाइथन के आइडेंटिफायर्स के बारे में हम देखेंगे, पाइथन के जो वर्जन्स आए अब तक वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि पाइथन का उर्दू में जो है ट्यूटोरियल अवेलेबल है, अगर किसी ने पढ़ना है तो वो इसको पढ़ सकता है, बहुत बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।